नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं शालिनी कपूर तिवारी। बीते कई दिनों से यहाँ प्रयागराज से न सिर्फ अतीक, न सिर्फ उसका परिवार, बल्कि पूरे कुनबे और उनके गुर्गों तक की खबर आप तक पहुँचा रही हूँ। और देखिए, अतीक सिर्फ अपने गुर्गों के जरिए माफिया बना था, बड़ा सरगना बना था, हत्या लूटपाट को अंजाम देता था, रंगदारी मांगता था, ये अभी तक आप जान पाए हैं। लेकिन ये बहुत कम जानकारी है अतीक के बारे में। जो बड़ी खबर, क्योंकि एटीएस ने जब पूछताछ की अतीक से, तो आप जो बातें उसने कबूल की हैं वो वाकई चौंका देने वाली है। बड़ी खबर आपको मैं बताऊं, एटीएस ने जब पूछा अतीक से उसके काले कारनामों के बारे में, तो उसने ये बताया कि आतंकियों तक से संबंध थे अतीक के, कैसे उसे पाकिस्तान के रास्ते हथियार मुहैया कराया जाता था, ये भी अतीक ने बताया है। और अब इसी बिना पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला अतीक के ऊपर आगे चलेगा। तो पाकिस्तान से संबंध, आतंकियों से संबंध, इसके अलावा हथियारों की सप्लाई भी पाकिस्तान के जरिए होती थी। ये वो बातें हैं अतीक की जो अब जब वो पुलिस कस्टडी में है तब सामने आ रही है। अभी तक तो लोगों को लगता था कि यहाँ जहाँ प्रयागराज में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से रंगदारी लेकर के उनकी जमीन हड़प कर एक बड़ा माफिया बनने की वो कोशिश में था, और अपने खानदान के जो बच्चे थे, खुद का लड़का था, उसे भी उसी रास्ते पर वो ले जाना चाहता था। लेकिन ये चौंकाने वाला खुलासा अब तब हो पाया है जबकि अतीक अंदर बंद है और पूछताछ बाकायदा उससे की जा रही है। और एटीएस को उसने ये बात बताई है कि कैसे पाकिस्तान से उसके संबंध थे, आतंकी संगठनों से उसके संबंध थे, और किस तरह से जिन हथियारों का इस्तेमाल वो, उसके गुर्गे, उसका लड़का करता था, उन सब की सप्लाई होती थी पाकिस्तान से। तो मेरी सहयोगी शालिनी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर कर रही हैं, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा दें कि एक खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर ये कहती है कि अशरफ यानी कि अतीक अहमद का जो भाई है, उसकी वजह से असद की जान गई। अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, दरअसल झांसी में जिस काफिले पर हमला भी किया गया था, पुलिस के काफिले में जो प्लानिंग यहाँ पर की जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके पीछे अशरफ का हाथ बताया जा रहा है। उसकी योजना, उसकी प्लानिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि वो इस फिराक में था कि वो उस काफिले पर किसी तरह से हमला कर दे। साथ ही उसने पुलिस को कहा था कि वो 3 शूटर्स के नाम बताएगा, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में बरी होते ही वो अपनी बात से मुकर गया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा कनेक्शन एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। भले ही वो काला साम्राज्य, उसका खुलासा हो चुका है, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बाकी है, और यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़े चौंकाने, हैरान करने वाले खुलासे अब तक इस पूरे मामले को लेकर हुए हैं। आज असद को दफनाया जा चुका है, जिस तरह से असद को दफनाया गया, देखिए भले ही आज से 2 दिन पहले, मतलब 13 अप्रैल 2023 को असद का एनकाउंटर कर दिया, उसे मार दिया गया। आप ये बात जानते हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि असद का एनकाउंटर होगा, वो मारा जाएगा? इसकी कथा तो बहुत पहले ही लिख दी गई थी, और इस पटकथा का लेखक कोई और नहीं था बल्कि असद का पिता खुद था। 18 साल पहले कैसे अतीक ने अपने नाबालिग बेटे की मरने की तिथि तय कर दी थी, और कैसे बाकायदा 2 पाल बन गए अतीक के बेटे के काल। पाल कैसे बने असद के काल, उससे जुड़ी हुई आप देखिए रिपोर्ट। असद की कुंडली में अतीक ने लिखी मोहर। 18 साल पहले अतीक ने लिख दी थी मोहर। एफआईआर नंबर 114 बनी असद का काल। 19 गोलियों से लिखा गया था असद का अंत। 13 अप्रैल 2023 को झांसी के बारीछा डैम इलाके में ढेर हुए असद की मौत की इबारत उसके पिता अतीक अहमद ने उसके बचपन में 18 साल पहले ही लिख दी थी, क्योंकि अतीक ने 18 साल पहले जो खूनी खेल खेला वही असद की मौत की असली वजह बन गया। कभी इलाहाबाद रहे आज के प्रयागराज में अतीक का खौफ इस कदर था कि वो सरेआम लूटपाट, हत्या और अपहरण करता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज तक नहीं निकालता था। गवाही और केस दर्ज कराना तो बहुत दूर की बात है। असद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के खिलाफ प्रयागराज में कोई जबान खोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारी और विधायक लोगों की भी किसी की हिम्मत नहीं। 10 विधायक वहाँ पर हैं, कोई सब शून्य थे।
2 सांसद सीट हैं, किसी की नहीं चलती थी वो। कैसे 2 पाल बने असद का काल, राजू पाल और उमेश पाल मर्डर में फंसी एक कंपनी। 25 जनवरी 2005 यह वो तारीख है जब असद की मौत को उसी के पिता अतीक अहमद ने लिख दिया था। प्रयागराज शहर के बीच शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक गाड़ी को घेरकर उस पर गोलियां बरसा रहे थे। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सैकड़ों राउंड फायरिंग हो चुकी थी। गाड़ी में सवार लोगों का पूरा शरीर छलनी हो गया। जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें कोई और नहीं बल्कि इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजू पाल सवार थे। राजू पाल खुद गाड़ी चला रहे थे। राजू पाल के बगल में उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी हुई थी। इसके अलावा संदीप यादव और देवीलाल भी बैठे हुए थे। साथ ही गाड़ी के पीछे 4 और लोग भी सवार थे। देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका गूंज उठा। काफी देर बाद फायरिंग रुकी तो दूसरी कार में सवार लोग टेम्पो से राजू पाल को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े। आगे आगे टेम्पो और पीछे पीछे बदमाश शहर की सड़कों पर दौड़ रहे थे। बदमाशों ने एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक बदमाश टेम्पो का पीछा करते गए और ताबड़तोड़ फायरिंग जारी रही। जब तक राजू पाल अस्पताल पहुंचे 19 गोलियों से उनका शरीर छलनी हो चुका था। राजू पाल के साथी अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजू पाल को विधायक बने अभी 3 ही महीने हुए थे कि 15 जनवरी 2005 को उसने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के मात्र 10 दिन के बाद मतलब 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या का आरोप तत्कालीन समाजवादी पार्टी सांसद अतीक अहमद पर लगता है। पूजा पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद, आबिद और फरहान के अलावा कई और लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। हत्याकांड के पीछे चुनावी रंजिश बताई गई। अभी 10 दिन पहले ही राजू पाल की पत्नी बनी पूजा पाल ने 26 जनवरी 2005 को राजू पाल मर्डर की जो एफआईआर लिखवाई उसका नंबर था 114। इसमें अतीक अहमद की फैमिली के साथ कई दूसरे शूटरों का भी नाम था। बेहद फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस हत्याकांड में राजू पाल के साथ कार में सवार संदीप यादव और देवीलाल ने भी दम तोड़ दिया था। राजू पाल हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। राजू के समर्थक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह आगजनी हुई, पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। अच्छा, राजू पाल के सबसे करीबी रिश्तेदार और दोस्त रहे उमेश पाल इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल ने सेशंस कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में राजू पाल मर्डर की पैरवी की। इसी कारण अतीक गिरोह की उमेश पाल से खुलेआम दुश्मनी हो गई और लगातार उमेश पाल को धमकी दी जा रही थी। इतना ही नहीं, उमेश पाल का अपहरण भी किया गया। तो इन सब चीजों से अतीक का टेरर और पाकिस्तान कनेक्शन कैसे सामने आया वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जेल में ही अतीक ने आईएसआई एजेंट से फोन पर बातचीत की जब वो जेल में ही मौजूद था और बकायदा कश्मीर में मौजूद एक्टिव आतंकियों से हथियार तक लिए। इतना ही नहीं, देखिए पूछताछ में अतीक अहमद ने उन आतंकियों के नाम भी बताए हैं जिनसे उसने हथियार का सौदा किया। इसके अलावा पाकिस्तान से हथियार मंगाने का जिक्र भी अतीक अहमद की तरफ से किया गया। यानी हर वो राज अब फाश हो रहे हैं जब जांच एजेंसियां ये पता करने की कोशिश कर रही कि जेल में रहने के बावजूद अतीक कैसे आईएसआई के एजेंट से फोन पर बातचीत करता था, कश्मीर में एक्टिव आतंकियों से हथियार मंगवाता था और पाकिस्तान से हथियार मंगाकर किस तरह से यहां दहशतगर्दी फैलाता था और बकायदा अबू सलेम जैसे बड़े माफिया गैंगस्टर आतंकी से भी उसका कनेक्शन रहा।